हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी ये आपका सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 के चैप्टर 1 कार्यालयी हिंदी को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी औपचारिक लेखन का ये आपका एक चैप्टर है कार्यालयी हिंदी। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह कार्यालयी हिंदी के चैप्टर को कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कार्यालयी हिंदी का क्या अभिप्राय है। इसके बाद बात करेंगे भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों की। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में कार्यालयी हिंदी का क्या क्षेत्र है। तो ये 3 मेन टॉपिक आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं और पूरी तरह आपके सिलेबस पर बेस्ड है। यहाँ पर सारी बातें पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सारी बातें कवर की जाएंगी। हर पॉइंट हर टॉपिक दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आप सही से समझ सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अपने इस चैप्टर की कार्यालय हिंदी की। यहाँ पे हम चैप्टर को अच्छे से समझने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी भाषा के प्रयोग के आधार पर, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें हिंदी के कई रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि साहित्यिक हिंदी, सामान्य जन की हिंदी, कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें हिंदी भाषा के कई रूप या कई प्रकार दिखाई देते हैं, जैसे कि साहित्यिक हिंदी। और ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो ये कुछ रूप हमें हिंदी भाषा के दिखाई देते हैं। अब ये क्या है तो इन्हें आप हल्का हल्का समझ लो, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। साहित्यिक हिंदी क्या होता है तो देखिए, यह वह हिंदी है जिसे साहित्य की रचना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कविता, कहानी आदि लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। इसके अलावा सामान्य जन की हिंदी क्या है तो देखिए, यह वह भाषा है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में हम जो भी मतलब हिंदी भाषा का जो भी प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, जो हम बातचीत करने के लिए जो हिंदी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम सामान्य जन की हिंदी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसके अलावा बात करें साहित्यिक हिंदी की, तो देखिए हिंदी का वो रूप दोस्तों जो जिसे हम साहित्य की रचना के लिए उपयोग करते हैं उसे साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जब हम हिंदी भाषा में कविता, कहानी या कोई साहित्य लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पर साहित्यिक हिंदी का उपयोग कर रहे होते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कार्यालय हिंदी, देखिए यह वह भाषा है जिसे सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब यह दोस्तों जो सरकारी ऑफिस है, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, अब वहाँ पर अगर मान लो कोई लेटर लिखा जा रहा है, कोई एप्लीकेशन भरी जा रही है और वहाँ पर जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है। मतलब सिंपल सा है, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जिस हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक हिंदी क्या है तो देखिए दोस्तों, व्यावसायिक हिंदी का मतलब है जब उद्योगों, व्यापार में अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। देखिए, कार्यालय हिंदी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे और व्यावसायिक हिंदी के बारे में आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें आप अच्छे से समझोगे। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बस हमने दोस्तों हल्का सा समझा, हिंदी भाषा के कई रूप हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि साहित्यिक हिंदी, सामान्य जन की हिंदी, कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी। बस हमने इसे हल्का हल्का समझा है और आपको हल्का हल्का ही इसे समझना है। ऐसा नहीं है कि इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि अलग अलग हिंदी के जो रूप हैं उनके बारे में बताइए। तो ऐसा बहुत ही कम चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए। बाकी बस आपको हल्की सी जानकारी होनी चाहिए थी और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी हमने सामान्य बातें समझी। अब हमारे दोस्तों ये 3 मेन टॉपिक्स हैं जो आपका पूरा सिलेबस कवर करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अब हम बात करने जा रहे हैं कार्यालय हिंदी का क्या अभिप्राय है। ये वाला जो पहला टॉपिक है अब हम इसे कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कार्यालय हिंदी यह वह हिंदी है जिसे सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाता है। इसे भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में जाना जाता है। राजभाषा का मतलब दोस्तों होता है सरकारी कामकाज में उपयोग की जा सकने वाली भाषा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्यालय हिंदी है इसे राजभाषा के रूप में भी जाना जाता है। अब इसका अर्थ क्या है तो अर्थ मेन है, तो अर्थ को समझो कि कार्यालय हिंदी क्या होता है। देखिए, सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली हिंदी को ही दोस्तों हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर एक भ्रम है, वो भ्रम क्या है, वो ये है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हर कार्यालय में उपयोग की जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। कार्यालय हिंदी का अर्थ है कि सरकारी कार्यालय में उपयोग की जाने वाली हिंदी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी शब्द आए कार्यालय हिंदी का तो आप याद रखना सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिस,
यहाँ पर बात बिल्कुल सिंपल है कि सरकारी कार्यालय में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसे हम कार्यालय हिंदी कहेंगे, कार्यालयी हिंदी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और कार्यालय हिंदी का मतलब यही है कि सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली हिंदी को ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। मान लो कोई प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, कोई मतलब कोई दूसरा कार्यालय है जो कि प्राइवेट है, तो वहाँ पर अगर हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है तो उसे आप कार्यालय हिंदी नहीं कहोगे। यहाँ पे ये जो कार्यालय हिंदी है और ये जो सरकारी कार्यालय है ये आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि देखिए, सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी का प्रयोग हो रहा है, हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उसे ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। बात यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अर्थ समझ में आ गया, कोई भी इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकारी ऑफिस, सॉरी यहाँ पे बात को समझिए, जो सरकारी ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं दोस्तों, वहाँ पे कई सारे कामकाज होते हैं, सरकारी कई सारे काम होते हैं और उसे मतलब लिखा भी जाता है। अब कई बार कई सारे दस्तावेज, कई सारी फाइल्स या कई सारे एप्लीकेशंस या लेटर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारा काम अगर हिंदी भाषा में हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कार्यालयी हिंदी है। मतलब यही है कि सरकारी कार्यालयों में अगर हिंदी भाषा का कोई भी प्रयोग हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो कार्यालयी हिंदी है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई कि सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। बात यहाँ पे सिंपल थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हमारा दूसरा मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हमने कवर किया, अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा ये टॉपिक है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान। अब इस टॉपिक को हम पूरी तरह जो ड्यू एसओएल की रीडिंग है इससे कवर करेंगे। अब चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हों, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हों, मतलब आपके लिए, सभी के लिए ये यूज़फुल है। मतलब कहने का ये है कि चाहे रेगुलर के आप स्टूडेंट हों, चाहे आप ओपन के स्टूडेंट हों, क्योंकि दोस्तों सिलेबस आपका सेम है, तो आप सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो यहाँ पे आप सारी बातों को अच्छे से समझें। तो ये वाला दोस्तों, हम ये जो पूरा टॉपिक है इसे हम यहाँ से ड्यू एसओएल की रीडिंग से कवर कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर मतलब पूरी तरह ड्यू एसओएल की रीडिंग से हम यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। आई होप दोस्तों ये आपको मतलब क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे मतलब 3 डॉट का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब में क्वालिटी बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है, तो आप चाहें तो इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। अब सारी बातें दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से समझें। देखिए दोस्तों, 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि राजभाषा से संबंधित क्या प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो हमने ये देखा कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, 343 से लेकर 351 तक दोस्तों ये प्रावधान किया गया है। तो हमें बस यही समझना है। एक एक अनुच्छेद को हम देखेंगे कि किसमें क्या बातें लिखी हैं राजभाषा से संबंधित। दोस्तों, आप बस वीडियो एंड तक देखो, सारी बातें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि जो अनुच्छेद 343 है, 343 है, इसमें संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो वो क्या बातें हैं यहाँ पे लिखी हैं, ये आपको मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका आर्टिकल 343 है, अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। मतलब कहने का ये है कि जो केंद्र सरकार है उसकी क्या राजभाषा होगी। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, अब केंद्र सरकार है, उसके कामकाज होंगे, तो उसे एक भाषा चाहिए ना, जिसमें सभी एप्लीकेशंस लिखी जाएं, सारी फाइल्स, सारी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार किया जाए, सारे दस्तावेज वगैरह तैयार किए जाएं। तो जो केंद्र सरकार है उसकी क्या राजभाषा होगी, उससे संबंधित यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में। सिंपल बात थी यहाँ तक, आई होप समझ में आया होगा। अब क्या बातें हैं तो इसको समझ लो। देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा समझाने वाला नहीं है यहाँ पे बात, कि संघ की जो भाषा होगी दोस्तों, राजभाषा, वो हिंदी होगी और इसमें जो लिपि होगी हिंदी की वो देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। ये बात कही गई है यहाँ पर। इसके अलावा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, मतलब जो कामकाज है केंद्र सरकार के, जो शासन से संबंधित जो कामकाज हैं दोस्तों, उसके लिए अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब ये कि संविधान में
कहा गया है कि जो अंक होंगे तो उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप अपनाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की, जब हम बात करते हैं हिंदी में कैसे काउंटिंग लिखी जाती हैं तो वो अलग है, ठीक है। जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप की तो वो अलग है। अंतर्राष्ट्रीय रूप आप देख सकते हो ये है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ठीक है। जब हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3, फिर हम 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो ये ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है। तो संघ की राजभाषा वाले ये जो प्रावधान है इसमें यही लिखा है कि हिंदी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी, और जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वो अपनाया जाएगा। अभी बस यहाँ पर ये है कि वो प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग का मतलब है ये जो 1 2 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी काउंटिंग प्रयोग की जाएगी। बस यहाँ पे ये लिखा है केंद्र सरकार के बारे में। अब यहाँ पे एक दो प्रावधान लिखे हैं, इसे हल्का हल्का आप समझो। देखिए इसमें लिखा है दोस्तों कि देखिए जो जब संविधान शुरू हो जाएगा, मतलब जब लागू हो जाएगा संविधान, तो संविधान के लागू होने प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि तक जो संघ है, संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। मतलब देखिए कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे कि संविधान में यहाँ पे क्या लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो मतलब हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ये भी प्रावधान किया गया था कि स्टार्टिंग के जो 15 वर्ष रहेंगे तो उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। हालांकि जो राष्ट्रपति होगा वो इस अवधि के बीच राष्ट्रपति कुछ आदेश वगैरह दे सकते हैं इस भाषा, मतलब जो हिंदी भाषा है या दूसरी जो अंग्रेजी भाषा है उसके प्रयोग से संबंधित कुछ आदेश वगैरह दे सकते हैं। बस ये यहाँ पर हल्की सी बात है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक, ठीक है। और इस बीच ये जो 15 वर्ष की अवधि है, इस बीच जो राष्ट्रपति होंगे वो कुछ आदेश वगैरह दे सकते हैं अंग्रेजी भाषा या जो हिंदी भाषा है उसके प्रयोग से संबंधित कुछ आदेश वगैरह दे सकते हैं। तो ये सामान्य बातें थी, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 343 में ये भी लिखा है कि देखिए संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, मतलब जब ये 15 वर्ष बीत जाएगा, ये जो 15 साल मतलब ये जो संविधान का प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के 15 वर्षों के बाद जो संसद होगी उसके पास ये अधिकार होगा दोस्तों कि वो अंग्रेजी भाषा और जो अंकों का देवनागरी रूप है, मतलब जो नॉर्मली हम हिंदी में जो काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, उससे संबंधित कुछ नियम वगैरह बना सकती है। मतलब जो भी दिशा निर्देश संविधान में दिए गए हैं उसके अनुसार संसद कुछ कानून वगैरह बना सकती है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। अब इसको आप बहुत आसानी से समझो, ज़्यादा डीपली और ज़्यादा मतलब देखो मैंने डीपली तो आपको समझा दिया, मैंने आपको दोस्तों काफ़ी डीपली समझाया है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट कर लोगे तो आप अच्छे से याद रख पाओगे। आप यूँ याद कर सकते हो कि संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ईजी है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाएगा। ये बातें हैं। और यहाँ पे ये बातें स्टार्टिंग ये मतलब पहले की बातें थी कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्षों की अवधि तक जो है मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। और इस बीच राष्ट्रपति थोड़ा आदेश वगैरह देकर कुछ बातें मतलब यहाँ पर वो मतलब कुछ आदेश वगैरह दे सकते हैं भाषा के प्रयोग से संबंधित। तो ये प्रावधान था। और इसमें ये भी है कि ये जो 15 वर्ष की अवधि जब बीत जाएगी तो संसद के पास थोड़े अधिकार होंगे कि वो अंग्रेजी भाषा और अंकों का जो देवनागरी रूप है इसके प्रयोग से संबंधित कुछ कानून बना सकती है, ठीक है, संविधान में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अगले अनुच्छेद की। जो हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अब ये क्या है, तो देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा भाषा से संबंधित एक आयोग का गठन किया जाएगा। और जो आयोग होगा दोस्तों वो उसका कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को मतलब अलग अलग ये जो मतलब प्रावधान है इनके अकॉर्डिंग भाषा से संबंधित कुछ सिफारिशें करें, कुछ बातें बताएं। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रावधान है कि एक समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है, संसद में से ही एक समिति का गठन किया जाएगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उस समिति में होंगे और फिर वो समिति जो आयोग ने जो सिफारिशें वगैरह की थी उसकी जांच करेगी, उनको देखेगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, ठीक है, और जो वो रिपोर्ट फिर वो राष्ट्रपति को दे देगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको अच्छे से सारी बातें समझ में भी आएँ और आप याद भी कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 344 में यही बातें लिखी गई हैं कि एक आयोग का गठन किया जाएगा और एक संसद की समिति होगी।
इसमें यहाँ पर यही बातें लिखी हैं कि जो राष्ट्रपति होगा तो उसके द्वारा एक आदेश द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। भाषा से संबंधित ये आयोग होगा जो भाषा से संबंधित ही वो मतलब कई सारी सिफारिशें राष्ट्रपति को करेगा। और फिर एक समिति का गठन किया जाएगा, संसद में से ये समिति बनेगी और ये समिति क्या करेगी कि आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं उसको देखेगी, उसका निरीक्षण करेगी, ठीक है, और फिर एक रिपोर्ट यानी कि एक प्रतिवेदन तैयार करेगी और राष्ट्रपति को सौंपेगी। तो ये बातें हैं यहाँ पर। आप अगर चाहें तो डिटेल में आप और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 345 की। इसमें लिखा है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने बात करी दोस्तों केंद्र सरकार के स्तर की। हमने अभी बात की ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की थी, यहाँ पे बात की हमने संघ की राजभाषा को हमने समझा था यहाँ पर, मतलब केंद्र सरकार की राजभाषा को हमने समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर राज्य की राजभाषा की। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान ये किया गया है कि जो राज्य का विधानमंडल है दोस्तों, मतलब कोई भी जो राज्य है दोस्तों, वो एक या अधिक भाषाओं को अपने कामकाज में उपयोग कर सकता है, मतलब जो शासकीय प्रयोजन है उनके लिए प्रयोग कर सकता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि एक राज्य दोस्तों एक या फिर एक से अधिक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपना सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान हैं। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो प्रक्रिया होगी वो कानून के अनुसार होगी, मतलब जो राज्य का विधानमंडल है तो उसकी स्वीकृति वगैरह के अनुसार यहाँ पे भाषा को अपनाया जाएगा। मतलब ये है कि जैसे कि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार, मतलब जैसे कि नॉर्मली जो सरकार है तो सरकार नहीं प्रयोग कर सकती, पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब जो विधानमंडल होगा, राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों, तो उसके द्वारा कानून वगैरह के अकॉर्डिंग भाषा को फिर अपनाया जाएगा। तो फिर उसके अनुसार मतलब जो कामकाज है वो किया जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक किसी भाषा को ना अपनाया जाए तब तक नॉर्मली जो अंग्रेजी भाषा थी तो उसी का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लिखा है कि जब तक राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों वो विधि द्वारा यानी कि कानून के द्वारा या कोई उपबंध वगैरह बनाकर जब तक वो राजभाषा को नहीं अपना लेता है तब तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रावधान है। तो आपको आई होप यहाँ पे 345 अनुच्छेद समझ में आ गया होगा। ये राज्य की राजभाषा से संबंधित प्रावधान करता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 346 की। तो देखिए एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा, मतलब देखिए जो लेटर्स का आदान प्रदान होता है, कई बार एक राज्य दूसरे राज्य को कुछ निर्देश भेजता है या कुछ मतलब बातें, कुछ जानकारी भेजता है, कोई लेटर भेजता है, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से कई रूपों में बातें करते हैं ना, तो वो जो बातें होंगी इन दोनों के बीच, दो राज्यों के बीच में, वो किस भाषा में होंगी, तो उसकी क्या राजभाषा होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रावधान ये है कि संघ के स्तर पर अब जो प्रशासन है तो वो चलाने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जा सकता है संघ के स्तर पर, तो उस भाषा में एक राज्य या दूसरे दो राज्य मतलब पत्र आदि कर सकते हैं, मतलब पत्र का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो बात वगैरह वो कर सकते हैं, कोई लेटर वगैरह भेजना है तो वो भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रावधान ये है दोस्तों कि अगर दो राज्य या दो से अधिक राज्य आपस में एक करार कर लेते हैं, ठीक है, एक समझौता कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक करार कर लेते हैं कि वो राजभाषा, पत्र आदि की राजभाषा हिंदी भाषा को रखेंगे, तो हिंदी भाषा में फिर वो मतलब ये ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 347 की, तो इसमें लिखा है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अब यहाँ पे क्या बातें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रावधान ये है कि मान लीजिए कि राज्य है और राज्य का एक वर्ग है, एक जनसंख्या का एक अनुभाग है जो चाहता है कि हमारी जो भाषा है या जो उनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसको राज्य मान्यता दें। तो ऐसे में राष्ट्रपति यहाँ पे ये समाधान कर सकता है। तो जो दोस्तों राष्ट्रपति है वो ऐसा निर्देश दे सकता है कि जो राज्य है तो वो संबंधित जो भी जनसंख्या है उनकी बोली को, उनकी जो भी उनकी भाषा है तो उसको राज्य मान्यता दे, जो प्रशासनिक मान्यता है वो मिले। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने बात की कि राज्य की क्या राजभाषाओं से संबंधित जो भाषाएं हैं, मतलब राज्य की राजभाषाओं को हमने यहाँ पर अभी समझा, ठीक है। अनुच्छेद 345, 46, 47 को अभी हमने यहाँ पे समझा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 348 की। अब ये क्या है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।
तो ये इनसे संबंधित ये है अनुच्छेद 348। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। एक प्रावधान ये है। मतलब दोस्तों जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं, जो भी निर्णय वगैरह सुनाए जाते हैं जजेस के द्वारा, कोर्ट जो भी निर्णय डिसीजन देता है, जितनी भी जो भी कार्यवाहियाँ हैं जितनी भी तरह की, वो सारी की सारी अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन, मतलब देखिए जो कोई संसद के जो सदन है, जो राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों, या जो उसका अलग अलग जो सदन है दोस्तों, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, कहने का मतलब है कि उनके द्वारा अगर मान लीजिए कोई विधेयक पारित किया जाता है, या इन्हीं के द्वारा मान लो कोई अधिनियम पारित होता है, या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दोस्तों कोई अध्यादेश वगैरह जारी किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बातें हैं, जैसे कि संविधान के अधीन रहते हुए दोस्तों कि संसद या राज्य की जो विधानमंडल है उसके द्वारा कोई आदेश पारित किया जा रहा है, कोई नियम बनाए जा रहे हैं, कोई विनियम या कोई उपविधि बनाई जा रही है दोस्तों, तो उसकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। ये प्रावधान किया गया है। इससे यहाँ पे आपको अच्छे से अगर मतलब इसे समझना है, समझ में तो आ गया। अगर आपको मतलब यहाँ पे याद रखना है इसे, तो इसमें आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप बस हल्का हल्का समझ लो, आपको बस समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, हमने बात की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भाषाएं होंगी, जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं, तो उसकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी, ये बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि संसद का के जो भी सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, या जो राज्य की विधानमंडल है, जो उसके जो सदन है, अगर उनके द्वारा मान लो कोई विधेयक पारित किया जा रहा है, कोई अधिनियम पारित किया जा रहा है, या राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश पारित किया जा रहा है, या संसद या जो विधानमंडल है उसके द्वारा कोई आदेश, नियम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उनकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे बड़े टॉपिक्स लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिखने में लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है। हार्ड नहीं है, ईजी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक प्रावधान किया गया है कि देखिए, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई राज्य है, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी राज्य, तो वहाँ उस राज्य में जो भी हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई केस चल रहा है, तो उसमें जो डिबेट वगैरह हो रही है, कोई कार्यवाहियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में जो राज्यपाल है दोस्तों, तो वो किसी दूसरी भाषा को भी मतलब वहाँ प्राधिकृत कर सकता है। वो कह सकता है कि हिंदी भाषा में बहस वगैरह या डिबेट वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है। हालांकि इसमें भी कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि परंतु इस खंड में की गई कोई भी बात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होंगी। तो इसमें भी कई सारे प्रावधान है। लेकिन हाँ, ये है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबंधित जो भी हाई कोर्ट है दोस्तों, तो उसमें वो हिंदी भाषा या दूसरी भाषा को भी प्राधिकृत कर सकता है कि वहाँ पर इस भाषा में, इस XYZ भाषा में बहस वगैरह, डिबेट वगैरह हो सकती है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में मैं आपको हल्की हल्की बातें बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है कि खंड 1 के उपखंड ख वगैरह में, तो यहाँ पे नॉर्मली जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बात ये है कि अंग्रेजी, मान लीजिए कोई राज्य है, तो वो अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है उसने, मतलब अंग्रेजी भाषा से के अलावा मान लीजिए उसने कोई दूसरी भाषा, अंग्रेजी के स्थान पर किसी दूसरी भाषा का प्रयोग कर लिया है आदेश, नियम वगैरह बनाने, लिखने वगैरह के लिए, तो ऐसे में उसका अंग्रेजी अनुवाद होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि उसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा उसको प्राधिकृत, मतलब उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, उसको प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। तो मतलब अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, मतलब अंग्रेजी के स्थान पर मान लीजिए किसी दूसरी भाषा में उसने नियम वगैरह, आदेश वगैरह लिखे हैं, तो ऐसे में उसका अंग्रेजी अनुवाद होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। ठीक है, हालांकि अभी हम ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं समझ रहे, इसमें और बातें भी ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ पे हल्का हल्का मैंने आपको ये तीनों पॉइंट समझाए हैं। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अभी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं या कितना आपको पढ़ना है, सारी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आगे, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है, तो देखिए व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन
में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। मतलब देखिए दोस्तों, कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो किसी अधिकारी के समक्ष वो राज्य में या संघ में कोई भी भाषा जो भी भाषा प्रयोग की जाती है तो उसमें वो कोई भी बात अपनी रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें की गई हैं कि संघ के समक्ष या राज्य के अधिकारी के समक्ष, कोई केंद्रीय स्तर का कोई अधिकारी है, कोई राज्य का अधिकारी है, तो उसके समक्ष जो भी पीड़ित व्यक्ति है तो वो व्यथा के निवारण के लिए जो भी मतलब है पीड़ित व्यक्ति या कोई भी मतलब कोई भी इशू है उसका, तो उसको सॉल्व कराने के लिए वो संघ में या राज्य में जो भी भाषा प्रयोग होती है तो उसमें वो जो भी जानकारी है वो दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 350 क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 350 का या 350 ए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। देखिए, जो राज्य है या जो राज्य के अंदर जो प्रत्येक स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनके जो बच्चे हैं दोस्तों, तो उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है ऐसा कोई समुदाय है जिनकी जो भाषा है उसे बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो आदेश वगैरह दे सकते हैं राज्य को, कि कुछ निर्देश दे सकते हैं कि वो इस संबंध में कुछ कानून वगैरह उपबंध वगैरह बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद 350 खा, तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ऐसा समुदाय है जिसको मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा समुदाय है जिसकी जो भाषा है दोस्तों उसको बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो अब जो भाषाई अल्पसंख्यक है दोस्तों, तो उनके लिए एक अधिकारी की भी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 350 खा में। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और उसका काम दोस्तों ये होगा कि वो देखेगा कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या स्थिति है, भाषा से संबंधित मतलब जो रक्षा उपाय हैं वो किए जाएंगे और रिपोर्ट वगैरह राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 351 में दोस्तों ये कहा गया है, हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जो संघ सरकार है, जो संघ है, तो उसका ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मतलब हिंदी भाषा के प्रसार की बात भी संविधान में की गई है और संघ को मतलब ये कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार मतलब भाषा का प्रसार बढ़ाए, मतलब हिंदी भाषा को बढ़ाए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने बात की भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों की। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसे कैसे याद करें। तो इसे याद करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जैसे मैंने आपको समझाया है आप वैसे याद करने का प्रयास करें, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया है तो वो सरल शब्दों में आपको मैंने समझाया है। और जब मैंने आपको समझा दिया और साथ में आप अगर DOSOL की रीडिंग भी यूज़ करेंगे, अगर आप दोनों से अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अनुच्छेद 343 से 351 तक की सभी बातें यहाँ पे हमने समझी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बस यही कहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें कि ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। और अगर आपको हल्का हल्का समझ में भी आ रहा है तो इतना भी बहुत है। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्यालय हिंदी का क्षेत्र। अब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, कार्यालय हिंदी का क्या क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ पर कार्यालय हिंदी भाषा मतलब प्रयोग की जाती है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संसद ने राजभाषा नियम 1976 को पारित किया था। अब इसमें कई सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार दोस्तों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, कार्यालय और उसके विभाग, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति, प्राधिकरण, संस्थान या उसका कोई कार्यालय, केंद्र सरकार के स्वामित्व में या इसके नियंत्रण अधीन किसी निगम अथवा कंपनी के कार्यालय उपर्युक्त केंद्र सरकार के निर्धारित कार्यालयों की तरह राज्य सरकारों के कार्यालय, संसद, विधानमंडल, न्यायालय, शिक्षा संस्थाओं और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के प्रशासनिक खंड आदि। मतलब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे घबराइए मत, इतना बड़ा यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हैं, यहाँ पे बात को समझिए। ये कार्यालय हिंदी के क्षेत्र हैं। राजभाषा नियम 1976 के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो कार्यालय हिंदी के ये क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ पर हम कार्यालय हिंदी का प्रयोग मतलब यहाँ पर कहने का है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है।
ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यहाँ पे ये क्षेत्र है कि यहाँ पर कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, संसद हो गई, विधानमंडल हो गई, न्यायालय हो गया, ठीक है, शिक्षा संस्थाएं हो गई, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हो गए, या के प्रशासनिक जो खंड हैं वो हो गए, तो वहाँ पर कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे आप हल्का सा समझिए, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे मुख्य बातें आप समझें। मुख्य रूप से दोस्तों इन क्षेत्रों को कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ये जितने भी क्षेत्र हैं, किस केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, जो उसके विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, तो वहाँ पे कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रशासन ने इस व्यवस्था को निर्धारित करते समय भारत के सभी राज्यों को क, ख और ग 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। अब देखिए, हमने ये तो बात कर ली कि कई सारे क्षेत्र मतलब कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं या कई सारे मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पर कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब प्रशासन ने क्या किया है कि इसको 3 पार्ट्स में बांटा है कि कहाँ कहाँ पर मतलब किस रूप में कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। तो इस यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, पहला एक क्षेत्र है का, और दूसरा है ख, और तीसरा है गा। तो का क्षेत्र में कौन कौन राज्य आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, खा वाले आप पढ़ सकते हैं, गा वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि का और खा में जो राज्य आते हैं उनको छोड़कर वो जितने भी राज्य हैं, जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वो गा वाले क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो का वाले राज्य हैं वहाँ पर पूरी तरह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात को समझिए, जैसे कि बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली संघ शासित प्रदेश। अब ये जो मतलब प्रदेश हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरह हिंदी भाषा मतलब कामकाज, जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो पूर्णतः हिंदी होगी। ये मतलब यहाँ पर ये व्यवस्था है। अब देखिए दोस्तों, का वर्ग के अंतर्गत आने वाले उपर्युक्त राज्यों से अलग हुए उत्तराखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, वो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो ये भी का वर्ग में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य हैं दोस्तों, का वर्ग के जितने भी राज्य हैं, तो ये अपने अपने वर्गों के अंतर्गत ही आते हैं। इन क्षेत्रों में का वर्ग में आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा पूर्णतः हिंदी होगी, ठीक है, पूर्णतः हिंदी। लेकिन यदि वे किसी अन्य वर्ग के राज्य या संघ शासित प्रदेशों से पत्र व्यवहार करते हैं, मतलब पत्र व्यवहार मतलब कहीं पत्र कोई एप्लीकेशन भेज रहे हैं, कहीं से एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, करते हैं, तो उनके अंग्रेजी पत्रों के साथ हिंदी अनुवाद भी अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कार्यालय ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की आंशिक रूप से हिंदी में तथा आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों के अनुवाद हिंदी में भेजना अनिवार्य होगा। तो उसमें यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे पूर्णतः हिंदी भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग होगी। ये प्रावधान है, नॉर्मली मतलब प्रावधान किया, इस वर्ग में इन्हें बांटा गया है कि का वर्ग में जो राज्य हैं वहाँ पर सरकारी कामकाज पूरी तरह हिंदी में होता है, ये व्यवस्था है, ठीक है। बट मान लीजिए ये किसी दूसरे राज्य के साथ कोई पत्र व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे वाला जो राज्य है, मान लीजिए कोई कर्नाटक राज्य है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पे जो राज्य हैं दोस्तों, या कोई दूसरा राज्य है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पर हो सकता है ये अंग्रेजी में भी ये पत्र व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन साथ में अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा के साथ में इन्हें हिंदी का अनुवाद भेजना अनिवार्य है। इसे आप यूँ समझ सकते हो, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्य है, अभी इसने मान लीजिए कर्नाटक के साथ ये पत्र व्यवहार कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य, अब इसने अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य को भेजी, लेकिन साथ में से हिंदी का अनुवाद भी भेजना पड़ेगा, हिंदी का अनुवाद भी साथ में भेजना अनिवार्य होगा। तो ये व्यवस्था है का वर्ग के राज्यों के लिए। कुछ नहीं, मैं आपको सारी बातें पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बस आपको जितना समझ में आ रहा है उतना इनफ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब खा वाले की बात करेंगे दोस्तों हम, देखिए जो खा वाले जो राज्य हैं, तो वो ये खा क्षेत्र के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी भी व्यक्ति या कार्यालय को हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं। मतलब दोस्तों खा क्षेत्र के में जो भी राज्य हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हिंदी या अंग्रेजी में पत्र भेजे जा सकते हैं, मतलब इन दोनों ही भाषाओं, दोनों में से किसी भाषा में पत्र भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी पत्र अंग्रेजी में होंगे, किंतु गा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय अथवा केंद्र सरकार के कार्यालय से का अथवा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले
पत्र हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो गाँव क्षेत्र के जो राज्य हैं दोस्तों, वो का और खा क्षेत्र के जो राज्य हैं उन्हें हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भाषा में पत्र भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पर बस बात हो रही है जब दो राज्य आपस में बात करते हैं ना दोस्तों, जब दो राज्य आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में मतलब जो बात हो रही है, जो पत्र व्यवहार हो रहा है वो किस भाषा में हो सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो गा वाले जो राज्य हैं वो का और खा क्षेत्र के अगर किसी राज्य को पत्र वगैरह भेज रहे हैं तो वो हिंदी में भी भेज सकते हैं या फिर अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये बातें हैं। अब यहाँ पे एक प्रावधान ये भी है दोस्तों कि गा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी पत्र अंग्रेजी में होंगे। मतलब केंद्र सरकार अगर गा क्षेत्र में कोई मतलब पत्र भेज रही है तो वो अंग्रेजी भाषा में ही भेजे जाएंगे। तो ये प्रावधान है। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई हों। अभी हमने यहाँ पे बात की, थोड़ी सी बात की यहाँ पे हमने कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, अभी हमने इसको समझा। इसमें हमने क्या समझा कि देखिए राजभाषा नियम 1976 ने ये बताया है कि ये सारे क्षेत्र हैं कार्यालय हिंदी के, ठीक है। लेकिन इसे प्रशासन ने 3 वर्गों में बांट दिया है, का, खा और गा, ठीक है। ये राज्य इस वर्ग में आते हैं। यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। इन भाषा में किस तरह से पत्र व्यवहार होता है आपस में, या मतलब का क्षेत्र के राज्य खा क्षेत्र में या गा क्षेत्र में अगर पत्र भेजेंगे तो वो किस भाषा में भेजेंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। सामान्य ही बातें हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सामान्य रूप से समझें, आपको बातें समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत याद करने का भी प्रयास करें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और सामान्य बातें, इसे हम देख लेते हैं क्या बातें हैं। तो देखिए इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो केंद्र सरकार तथा का क्षेत्र में आने वाले राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय में पूर्ण रूप से पत्र व्यवहार कार्यालय हिंदी में किया जाना अनिवार्य है। किसी असाधारण परिस्थिति में ही हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी पत्र व्यवहार किया जा सकता है, किंतु उस अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी अनुवाद भेजना भी अनिवार्य है। मतलब ये दोस्तों कि मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि का वाले क्षेत्र में पूरी तरह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये है मतलब ये व्यवस्था है। तो ऐसे में जो, क्योंकि का वाले क्षेत्र में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है और जो का क्षेत्र के राज्य हैं तो उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होगा वो हिंदी में होगा। और अगर ये बात भी मैंने आपको बता दी कि अंग्रेजी भाषा में मान लीजिए पत्र व्यवहार हो रहा है तो साथ में हिंदी का अनुवाद भी भेजना जरूरी होगा। तो ये बातें हैं यहाँ पर। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सभी काम अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे हिंदी में बहस करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन इन न्यायालयों के निर्णय का अंग्रेजी रूप ही मान्य होता है, हिंदी अनुवाद नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और आगे 2-3 पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आप बस हल्का हल्का समझें। यहाँ पे बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है इन पॉइंट्स को। अभी तक हमने देखिए यहाँ तक मैंने आपको जो बातें बताई आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ तक गा क्षेत्र वाली बातें जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई, इससे आप याद भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैंने बस इसलिए शामिल किया है ताकि ये ना हो कि आपके सिलेबस से कोई चीज़ छूट जाए, ठीक है। इसलिए मैंने इनको भी शामिल किया है। तो ये सामान्य बातें बहुत आसान है, इनको बस हल्का हल्का समझ लो। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो कार्यालय हिंदी का क्षेत्र विशाल होते हुए भी विभिन्न उपबंधों और नियमों द्वारा उसे सीमित किया गया है। हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का स्थान दिया गया है, लेकिन वर्तमान में हिंदी का सम्मान और उसके प्रति लोगों की रुचि कम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी और सोशल मीडिया के कारण हिंदी की वैश्विक पहचान बढ़ी है, जिसने हिंदी के प्रयोग में वृद्धि की है। तो दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर दोस्तों ये वाला पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर यही लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी काम अंग्रेजी भाषा में होंगे। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो बहस वगैरह होती है, कुछ बहस डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो विशेष परिस्थितियों में हिंदी में भी बहस वगैरह डिबेट वगैरह की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो निर्णय हैं, जो न्यायालय जो निर्णय वगैरह देते हैं, उनका अंग्रेजी रूप ही मान्य होता है। तो ये बात है, हिंदी अनुवाद नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये बातें लिखी हैं। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि हिंदी का मतलब जो हिंदी में जो रुचि है दोस्तों, वो थोड़ी हमें कम दिखाई देती है। भले ही हम देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, साथ में कार्यालय जो हिंदी है दोस्तों, ये जो हिंदी भाषा है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली जो कार्यालय हिंदी है दोस्तों, इसका क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक है। अभी हमने बात की थी ना कि सभी मंत्रालयों में, सभी विभागों में जो भी है मतलब, तो वहाँ पर हिंदी कार्यालय हिंदी का प्रयोग मतलब वो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में ही आते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी
इतना विशाल इसका क्षेत्र होते हुए भी इसे कई नियमों के द्वारा, कई उपबंधों के द्वारा थोड़ा सीमित किया गया है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों से हमें इसमें कुछ वृद्धि देखने को मिल रही है कि हाँ, हिंदी हिंदी का जो प्रयोग है दोस्तों वो बढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह यहाँ ये चैप्टर कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।